अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू दी शो। आज की तारीख दे रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि उनके दो मुतालबात यानी कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और उनके जो नाहक कैद हैं उनको रिहा किया जाए, कारकुनान और रहनुमाओं को। तो ये दोनों मुतालबात तो अब तक पूरे नहीं हुए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सिविल नाफरमानी जो बैरून मुल्क से शुरू होना थी उस पर भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। प्रोग्राम में उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की तकर्रियाँ होनी है और बाकी हाई कोर्ट्स के अंदर भी। तो उसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से शहजाद भट्ट साहब, जो पीटीआई की तरफ से जो नाम जाना था वो एक नाम ही है, वो आप ही बताएं कि वो उस पर सुना कोर कमेटी में भी कुछ लेदे हुई है कि ये नाम क्यों चला गया। दुरुस्त कह रहे हैं बाजवा साहब। बानी चेयरमैन जेल काट रहा है, बहुत अच्छी, मानना पड़ेगा, बहादुर आदमी है, मानना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि पीटीआई जो है वो फर्दे वाहिद पर बेस करती है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। अगर इमरान खान नहीं है तो फिर बाकी जो है वो अल्लाह करीम ही है। आप जरा गौर करें कि कोर कमेटी का जो आपने मुझसे पूछा है, इजलास हुआ, उस इजलास में बाजवा साहब सामने आगे बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने कहा जी मैंने जज के लिए नाम दे दिया है। भाई जज के लिए तुमने नाम दे दिया है, तुम बैरिस्टर हो, तुम गौहर हो, तुम पार्टी सरबराह हो, इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन हो, लेकिन तुम मुशावरत के बगैर नहीं कर सकते। पार्टी दूसरे लोग खड़े हो गए, खड़े हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब जो नॉमिनेशंस देनी है जुडिशल, जो नॉमिनेशन देनी है, क्या नाम है यार उसका? उसका काशिफ अली मलिक साहब तो नहीं नाम? काशिफ अली मलिक ही है मेरा। अच्छा, काशिफ अली मलिक साहब का बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से आया है। बैरिस्टर गौहर साहब ने काशिफ अली मलिक साहब का नाम दे दिया। अब काशिफ अली मलिक साहब हैं कौन? चौधरी निसार साहब के इंतहाई करीबी अजीज हैं बाजवा साहब, मुस्लिम लीग नून को छोड़ चुके हैं। बैरिस्टर गौहर के साथ फिट है, बैरिस्टर गौहर साहब खुद भी वकील है और जजेस के लिए वो नाम जो देंगे अच्छा होगा नाम, मतलब पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा बंदा है, अच्छा वकील है, और जजेस के लिए भी हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन सवाल जो आपने मुझसे पूछा था, पार्टी में कंसेंसस, जब कंसेंसस नहीं होगा तो लोग एक दूसरे से लातल्की का इजहार करेंगे। ये लड़ाइयां इतनी बढ़ चुकी हैं पार्टी के अंदर, पीटीआई के अंदर, कि बाजवा साहब इस तरह मामला आप बात कर रहे हैं कि जरा आप सड़कों पर आएंगे, वो गंडापुर साहब फिर आएंगे। ओ भाई कौन बुशरा लीड करेगी बताएं? नहीं, लीड तो खैर अभी तो वहां पे नौबत नहीं ना आई, दोबारा वो एहतजाज वाला अनाउंसमेंट नहीं हुई। फलां बंदा पहले जुडिशल कमीशन का मेंबर था, उस पर 4 केस हैं, वो उधर पेश होने जा रहा है। तो ये मकसद ही हुकूमत का ये था कि कन्फ्यूजन क्रिएट की जाए, जिसमें वो ज़ाहिर है कि कामयाब हो रहे हैं साथ साथ। लेकिन एक चीज़ उसमें ये है, इंटरेस्टिंगली भट्ट साहब, एक और जज साहब है जिनका नाम किसकी तरफ से सामने आया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से, और उनका नाम है जस्टिस, जज साहब है, स्पेशल जज जो हैं जो इमरान खान साहब के जेल में मुकदमे सुन रहे हैं। अच्छा। जस्टिस शाहरुख अर्जुमंद, उनका नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस ने दिया। तो क्या बुराई है इसमें? तरक्की नहीं होनी? अल्लाह पाक आपको भी तरक्की करेगा, जीएनएन का हेड बना देगा कल को। हाँ नहीं ठीक है, सही है। उसमें यह है कि उनके जो रिकॉर्ड पे केसेस हैं बड़े शानदार अच्छे केसेस हैं। इद्दत केस में भी जज शाहरुख अर्जुमंद साहब के केसेस हमेशा अच्छे होते हैं बाजवा साहब। तोशाखाना 2 केस भी शाहरुख अर्जुमंद साहब सुन रहे हैं, और आमिर फारूक साहब पे जो इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर, मैं सिर्फ सवाल इस वजह से उठा रहा था कि उन जज साहिबान पर जो कि मुतनाज़े हों किसी भी तरह से, जिस पर एक पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई साहब, आप उनको पैसे में इमरान खान ने कहा है कि नहीं भेजने, उनको अगर वो नहीं है एतबार तो फिर लोगों को क्या एतबार होगा? ये पैसों वाला सवाल पूछ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। थैंक यू वेरी मच पंजोता साहब, आपके वक्त का ये ज़रा क्लैरिटी दे दें इस पर कि वो आज लास्ट डेट है ना जिस पे कहा गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये 2 मुतालबात ना माने गए तो फिर सिविल नाफरमानी यानी कि बैरून मुल्क से जो शुरू होना थी रेमिटेंसेस के हवाले से, तो 15 तारीख तो आज आ गई है और फिर मुतालबात तो हुकूमत ने अभी तक नहीं माने। तो फिर क्या पार्टी डिसीजन हुआ है? कल से ये अपील कर रहे हैं आप, स्टार्ट हो रही है ये जो सिविल नाफरमानी का आपने कह रखा है, या अभी उसमें डिले है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। बिल्कुल जी, खान साहब की तरफ से कॉल दी गई है और कॉल उस वक्त तक वापस नहीं होगी जब तक खान साहब खुद वापस नहीं करेंगे। जहाँ पर बात है डेफिनेटली मुख्तलिफ रहनुमाओं की, जैसा कि अतिक रईस साहब या दीगर उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई कि इस मामले के ऊपर थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो इसके अंदर हमारी जो रिक्वेस्ट है, जो डिमांड है, वो उसके ऊपर जो है वो बातचीत करके तो इस मामले का हल किया जाए, क्योंकि किसी भी मामले का हल जो है वो बातचीत से ही होता है। और इसी वजह से हमने ये कहा कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये बात नहीं करते।
और जब बात करने की बात आई, हमने कहा जी बात करते हैं, तो उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि देखें जी ये डर गए हैं केसेस की वजह से, फैज़ की गिरफ्तारी की वजह से डर गए हैं, उसकी गिरफ्तारी की वजह से। ऐसा नहीं है अमर। आप देखें कि खान साहब के ऊपर जितने केसेस बनाए गए, 34 साल सजा दी मुख्तलिफ केसेस के अंदर। एक में 14 साल हुई, एक में 10 साल हुई, इद्दत केस में 7 साल हुई, और तोशा खाना का जो पहला केस था 3 साल। वो शख्स नहीं डरा, उसके ऊपर गद्दारी के, 302 के, कत्ल के, अगवा के, डकैती के, हर किस्म के मुकदमात बना दिए, बट वो पीछे नहीं हटा। तो आप ये समझते हैं कि फैज़ की गिरफ्तारी से वो कहेगा कि जी मैं डील करने के लिए तैयार हूँ? नहीं। इमरान खान आज भी डील नहीं कर रहा। डील होती है बंद कमरे के अंदर, जो छुप के की जाती है, जो अचानक से पता चलता है कि बंदा जहाज पर चढ़ गया। इमरान खान तो कह रहा है कि मैं इस मुल्क की खातिर, कौम की खातिर जंग लड़ रहा हूँ, और जहाँ उसने बात की है, उसने वर्कर्स की अगर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया, साथ उसने बात की है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि इस कौम को इंसाफ मिल सके। वो तो बातचीत के अंदर भी कौम की बात। गंडापुर साहब का आज तमाम टीवी चैनल्स पे मैंने बयान देखा है, वो कह रहे हैं कि अभी तक फैसला ही नहीं हुआ। आपकी बात से मुझे ये समझ आई है कि इमरान खान साहब ने लास्ट टाइम जब कह दिया था कि 15 तक का टाइम है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि कल से ये शुरू है। देखिए, खान साहब ही फैसला करते हैं किसी मामले के ऊपर, और गंडापुर साहब ने बयान दिया होगा, मैं उनका बयान नहीं सुना। जहां तक बात है, उन्होंने जरूर ये कहा होगा कि इसके ऊपर जो है वो पार्टी के अंदर जिस तरह से मुशावरत बाकी चीज़ों के ऊपर मैंने पहले गुजारिश की है कि राय आई है कि इसके अंदर अगर 5 दिन का या 7 दिन का जो है वो डिले किया जाए, या हफ्ते का या 1.5 हफ्ते का डिले किया जाए, ताकि थोड़ा सा टाइम गेन करके और इस जो हमने मामला रखा है उसको बेहतरीन तरीके से किया जाए। तो उसके अंदर ये नहीं है कि खान साहब की तरफ से कोई कॉल है तो उसको इंप्लीमेंट नहीं करना। हाँ, टाइम का 2-4 दिन का फर्क जरूर हो सकता है। बिल्कुल ठीक। काबिल एहतराम पंजोता साहब, पहले भी KPK में और पंजाब में असम्बलियां डिसॉल्व वाली जो बात थी, उससे सियासी तौर पर PTI को नुकसान पहुंचा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर ये फिर एक दफा गंडापुर साहब आए तो असम्बलियां भी डिसॉल्व हो सकती हैं। और महमूद अचकज़ई साहब ने जो फार्मूला दिया है इस वक्त, वो वेट एंड सी वाली बात की है। आप मेन इस वक्त लीड कर रहे हैं, PTI के अहम शख्स है, आप क्या समझते हैं कि अभी ये जो फिर मारधाड़, फिर डी चौक, फिर आने वाली बात है, इसको रुकना चाहिए या आना चाहिए? देखें, पूरी दुनिया में जहां पर भी कोई भी मुल्क है, जमहूरियत के अंदर ये हुस्न है कि कहीं पर कोई अगर जुल्म होता है, कहीं पर आवाज लोग बुलंद करते हैं, और ये जिंदा कौमों की जो है मिसाल होती है कि किसी जगह पर गलत बात हो रही है तो आगे से रिएक्शन आता है। यहाँ पर आपने देखा कि जिस तरह इलेक्शन चुराया गया, जिस तरह जालिम हुक्मरान बिठाए गए। आप रिसेंटली देख लेना कि कल की अगर बात की जाए तो हमारे 84 लोगों को ATC जज ने उन्हें छोड़ा, उन्हें कहा कि मैं डिस्चार्ज करता हूँ, इन्हें गिरफ्तार ना कीजिएगा दोबारा। लेकिन आप देखें ताकि लोगों में खौफ पैदा हो कि जज ऑर्डर भी करता है डिस्चार्ज की का, तो हम डिस्चार्ज नहीं करते। पंजोता साहब दुरुस्त कह रहे हैं, बात टेबल पर खत्म होनी है या दमस्त कलंदर से होनी है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, बात टेबल पर खत्म होनी है? देखिए, बात टेबल पर खत्म होने की तो हमने ऑफर दी है ना, और अगर टेबल पर कोई नहीं बात करता, नहीं मानता, तो फिर दमादा मस्त कलंदर दोबारा होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज़ पंजोता साहब, तहरीक इंसाफ ने 26 नवंबर का जो पर एक उसके खिलाफ दरखास्त जमा कराई, लेकिन इट टुक यू 17 डेज, 17 दिन के बाद, और अभी भी डेटा अभी कह तो रही है तहरीक इंसाफ के वो मुरतब कर रहे हैं। उसकी वजह से फिर रूमर्स फैलते हैं, उन रूमर्स की वजह से वो गवर्नमेंट आगे से कहती है आप एक एग्जैक्ट फिगर दें, और फिर वो कल परसों चल रहा था वो टीवी चैनल्स पे, मैंने देखा कि वो एक बंदा है, उसका नाम है, उसका बीच में शनाख्ती कार्ड नंबर भी है, वो टीवी चैनलों पे बीपर दे रहा था कि यार मेरा नाम किधर डाल दिया, मेरा तो ताल्लुक ही कोई नहीं तहरीक इंसाफ के साथ। तो ये क्या मामला उस पर, मतलब मेरे पूछने का मकसद ये है कि मुरतब फाइनल डेटा कब तक हो जाएगा तहरीक इंसाफ के पास, जिसकी वजह से आप जैसे कोर्ट में गए हैं तो प्रॉपर एक रिकॉर्ड के साथ वहां पे जाए? डेफिनेटली जो वहां से लोग मिसिंग हुए, जो वहां से लोग गिरफ्तार हुए, और 24 घंटों के अंदर मुतलका अदालत में पेश करना होता है, लेकिन 24 घंटों के अंदर पेश नहीं किया, किसी को 3 दिन बाद, किसी को 4 दिन बाद, मुख्तलिफ थानों के अंदर से हमें बाद में पता चला किस थाने के अंदर हैं, उस जेल के अंदर हैं, इस जेल के अंदर हैं। तो डेफिनेटली एक रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए, एविडेंस लेने के लिए उनके घरों में जाकर उन लवाहिकीन से कि आप पिटिशनर बने, आप गवाह बने, उन्हें कन्विंस करने के लिए, उनसे बात करने के लिए टाइम दरकार है, क्योंकि ये कन्विंस करने की नौबत इसलिए आई
क्योंकि ये लोगों को डरा रहे थे, ये लोगों को परेशान, उन्हें हमने कहा कि आप ना घबराइए, हम साथ हैं और इंशाल्लाह ताला आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें करने के अंदर एक टाइम लगता है, एविडेंस कलेक्ट करने में, डाटा कलेक्ट करने में, जख्मी हुए हैं जख्मियों की तादाद सारा करने में, उनके घरों में अप्रोच करने से, नेट उस वक्त बंद था, लोगों ने हमसे कैसे राब्ता करना था, लाखों की तादाद में लोग आए थे। ठीक, इतना सारा नहीं है और टाइम टेकिंग है। थैंक यू वेरी मच। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक जी। JUI ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से जो सदर के एतराज़ात आए उनसे मुतालिक स्पीकर को ख़त लिखा है। आम बात यहाँ पे ये है कि सदर ममलकत जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वालिद साहब हैं और बिलावल साहब ने JUI की लीडरशिप को ये मैं कहूँगा गारंटी दी थी कि आप 26वीं आईनी तरमीम पे वोट कर रहे हैं, साथ ये मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल आपकी मर्ज़ी का जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ये जो सूरत हाल बनी है वो कहाँ तक पहुँच सकती है? JUI की तरफ से तो बड़े इस पर सख्त स्टैंड तो सामने आया है, लेकिन रिजॉल्व भी सुना है कि शायद हो जाएगा। तो क्लैरिटी ले लेते हैं। हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, सेनेटर हैं, JUI फेस से ताल्लुक। थैंक यू वेरी मच कामरान मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। ये सर क्या मामला हुआ? मतलब इसमें ये इट्स अ हार्श वर्ड टू यूज़ हेयर कि मतलब जो के हाथ हो गया, कि धोखा हो गया एक्चुअली, मैं तो इसको यूँ ही पुट करूँगा। ये बिलावल साहब को पता होगा ये सब कुछ, हाँ, और उसके बावजूद ये वाला मामला कि सदर को अब एतराज़ात याद आ रहे हैं और फिर अब कहाँ पे है इस वक्त एग्जैक्ट सूरत हाल? जरा हमें गाइड कीजिएगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब को नहीं पता होगा। बिलावल से चूँकि इस हवाले से 1-2 मीटिंग्स हुई हैं और उसकी बॉडी लैंग्वेज जो ना वो ये कह रही थी कि उसको नहीं पता था। अच्छा। इवन जिस दिन जो लास्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई है मौलाना साहब की मेरी प्रेजेंस में, उसमें भी जो है वो बिल्कुल फर्म थे कि जी करेंगे ये काम, और ये बता के गए थे कि ये बिल आपका नहीं है, ये हमारा है। आल्दो कि ये सरकार का बिल है और सरकारी बिल की हैसियत से आया है और जो कैबिनेट ने मंजूर किया था, 3 वज़रा ने भी, जिन्होंने फिर अशरफी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और बाद में वोट भी किया, मगर बहरहाल बिल उनका था और उस मुतालबा हमारा आप कह सकते हैं बिलावल को शायद नहीं पता था। सर इसको क्या यूं पुट कर सकते हैं इसको कि इस बिल को हुकूमत की हिमायत तो हासिल थी, जिसकी वजह से फिर सदर साहब के थ्रू ये एतराज़ात आए? देखिए, मैं वो कि पार्लियामान में हूँ ना, मगर हुकूमत से बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ। वैसे हुकूमत में जो लोग बैठे हैं वो तो अंगूठा लगाने के लिए शायद बैठे होते हैं, हर ऑफिस में लोग जो भी बैठे हैं, और ये तकलीफ दे बात है। कम से कम मुक़्तदर को जो है वो एहसास दिलवाना चाहिए कि ये चीज़ दुरुस्त है, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, और इस तरह से जो है वो चूँकि वो कंसीड करते जाते हैं तो अल्टीमेटली जो है वो मुक़्तदर का अपना नुकसान हो जाता है। ये मुक़्तदर को जो है वो हुक्म चलाते हुए ये पता नहीं होता कि वो हर वक्त जो है ना वो अक्ल कुल नहीं है। मुमकिन है कि हमसे ज़्यादा अक्ल रखते हों, मगर शायद मुशावरत जो है वो दीवार के साथ भी अच्छी होती है। एक छोटी सी चीज़ सिर्फ ये क्लैरिटी के लिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ये समझते हैं कि ये मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर ये जिस तरह के एतराज़ात हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि जो इसकी दूसरी फॉर्म है इस बिल की, जो आप नहीं चाहते थे कि हो और जो आपकी बात मानी गई इन फर्स्ट प्लेस की, अच्छा जैसे आप कहते हैं वैसे ये बिल आएगा, वो जो दूसरी फॉर्म है जो चेंज करवाई है, मौलाना साहब का ये ख्याल है कि इसके पीछे आलमी बरादरी है, स्पेशली अमेरिका है, ऐसा ही है सर? मौलाना का ख्याल से पहले सदर साहब ने उसमें लिख दिया। वजीर साहब कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो फैटअप वगैरह का और इंटरनेशनल उसमें प्रेशर का जिक्र जो है वो अगर आपके पास नहीं है सदर साहब की वो 13 नवंबर वाली जो असम्बली जो इनिशिएट हुई है, तो अगर नहीं है तो उसका जनरल रोमन 8 देख लीजिएगा, उसमें ये सदर साहब ने कहा है। सदर साहब उनसे पहले मौलाना का ख्याल है ना साथ, मैं तो ये पूछ रहा था। हमारा तो मतलब एक अपना जो है ना, देखिए हमारा अपना एक दीनी एजेंडा होता है, हम किसी को जो है ना किसी हवाले से बात करते हैं उनके खिलाफ या किसी के हक में, मगर इससे पहले तो सदर का अपना ख्याल है, वो मतलब सरकारी तौर पे ये ख्याल जो है, तो आप दोनों का मुश्तरका ख्याल है, यूं करना मुश्तरका ही हो गया ना फिर। चले, वो एक मौलाना का तो है। काबिल एहतराम मुर्तज़ा भाई, पाकिस्तान में जो मदारस से बिल से पहले भी जो दीनी मदरसे हैं, मैं समझता हूँ वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, और बिल मंजूर ना भी हुआ
तो वो खिदमत तो मदारस जो है वो फिर भी करते रहेंगे और कर रहे हैं। आपके जो मुखालफीन हैं वो कहते हैं कि JUI जो है वो मदारस बिल के हवाले से मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रही है। आपसे ये पूछना ये चाहता हूँ कि अगर बिल मंजूर ना भी हुआ तो मदरसे बंद हो जाएंगे, होगा क्या इस बिल से? जहाँ तक मजहबी कार्ड की बात है, हमने मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं करते। हम एक मजहबी सियासी जमात है और मजहबी सियासी जमात के तौर पे हम काम करते हैं मुल्क में और कानून के दायरे में। जो दस्तूर है, तो दस्तूर कहता है मुल्क का, अपने वतन अजीज़ का जो कानून कहता है, उसकी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जितनी भी है हम उसके नीचे काम करते हैं। ये तमाम मदारिस जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है हम चाहते हैं, ये इस वक्त कहीं पर रजिस्टर नहीं है। यानी जो मर्जी करें इनके बारे में हुकूमत को, या जो जिनके हवाले से जो ये इन्होंने सदर साहब ने एतराज़ात लगा दिए, उनको हमारे हवाले से कोई इल्म नहीं होता। हम खुद कानून के दायरे के अंदर आना चाहते हैं। हम चूंकि आंसरेबल हैं पहले अल्लाह को और उसके बाद कानून को, तो हम अपना हिसाब किताब जो है वो रखना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मदरसे कितने हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, मगर जितने भी हैं, इवन 8 हैं या 18 हैं या 18,000 हैं या 18 लाख हैं, हम सबको अपने कानून के नेट में लाना चाहते हैं। कानून देख लीजिएगा, कानून में कोई ऐसी बात नहीं है। हम अपने आप को ऑडिटेबल बना रहे हैं। हमारा महल वकू आपको पता होगा, हमारे उस्तादों का पता होगा, हमारे शागिर्दों का पता होगा, हमारे पास इनकम कहाँ से आई वो पता होगा, इनकम खर्च कहाँ पे हुई। मैं आप दुरुस्त कह रहे हैं मुर्तज़ा भाई, मैं एग्री हो गया आपकी बात से। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है, मेरा ख्याल है 17 दिसंबर की डेट आ रही है, और इस इजलास में अगर बिल जो है उसकी मंजूरी ना हुई या हुई तो ये डेड लॉक अगर बरकरार रहता है, तो इस डेड लॉक को बरकरार रहने में PTI के साथ मिलकर फिर आप दमस कलंदर करेंगे या अलहदा से करेंगे? उसमें ऐसा है कि जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, ये 17 को नहीं आ रहा। ये खबर थी या लीक की गई थी, मगर यहाँ से हमने कहा था कि जिस वक्त तक मदारस अपना फैसला खुद ना कर ले, जो कि 16 और 17 को उनका इजलास है इस्लामाबाद में, उस वक्त तक आप इस मामले में खामखा मुदाखलत न करें। फिर मुश्तरका इजलास उस वक्त होता है जब कोई चीज स्पीकर को वापस की गई हो, जब एतराज लगा के स्पीकर के पास आया हुआ है। ये जो 13 नवंबर को जो सदर ने इनिशिएट किया है, 23वें दिन, ये एतराज कभी स्पीकर के पास वापस नहीं आए। इससे पहले वाले एतराज, एक एतराज था, वो कोई कलमी किस्म का, वो सदर ने स्पीकर को भिजवाया था, उसको स्पीकर ने एड्रेस कर दिया था, और एड्रेस करने के बाद ईमान सदर ने उसको प्रेस कभी नहीं किया। तो ये दूसरे एतराज तो कभी आए ही नहीं है स्पीकर ऑफिस में। तो वो स्पीकर ऑफिस से हमने खत लिख के उनसे वो ले लिया था, उनसे पूछ लिया था कि आपके पास क्या एतराज आए हैं। उनका कलमी एतराज आया था, वो हमने एड्रेस कर दिया। उसके बाद कोई चीज हमारे पास पे। मुर्तज़ा भाई, हमने जो ताहिरुल कादरी और इमरान खान का धरना देखा था, मैंने और बाजवा साहब ने दोनों रिपोर्ट किया था। मैंने पहले भी आपसे ये पूछा, आप अपने महाज पर लड़ने जा रहे हैं या PTI के साथ मिलकर अब कोई दम मस्कलंदर हो रहा है? नहीं, वो तो भट्ट साहब अगर इसमें ऐड कर ले, अगर उनका रिजॉल्व हो गया इशू, तो फिर तो किसी किस्म का एहतजाज नहीं होगा ना सेनेटर साहब? देखिए, अगर तो इशू रिजॉल्व हो जाता है फिर तो हमको इस वक्त कोई और मजीद जो है मसला दरपेश नहीं है। मासवा ये कि आपका इलेक्शन दुरुस्त नहीं है। ये मैं एग्जैक्टली सर इसी तरफ आना चाह रहा था, माजरत इंटरजेक्ट करने की, सिर्फ सवाल उसमें ज़िम्नी ले लीजिए कि ये जो मामला कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ और उसके अलावा हुकूमत से जितने भी मसाइल हैं वो आपके और PTI के और जमात इस्लामी के मुतफ़िक़ा हैं, ये मुतालबात, तो उस पर, और मौलाना साहब तो ये खुद कह चुके हैं कि इलेक्शन दोबारा करवाए जाए, तो लेकिन सड़कों पर आने को JUI इन मकासद के लिए तैयार नहीं है। वो जो दो जिस मसाइल की तरफ आप कर रहे हैं उसमें दो इश्काल आते हैं। एक इश्काल ये है कि उस काम में PTI जो है, उस इंतजाम में PTI जो है सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सूरत में शरीक है। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारा और PTI का मिजाज, बावजूद इसके कि यहाँ हमारा जो है ना वो मुतालबा, आप अगर खैबर पख्तूनख्वा को निकाल दें तो हमारा और PTI का, हमारे वर्कर का और PTI के वर्कर का मिजाज थोड़ा डिफरेंट है। हम ऐसी मुश्किल में PTI को भी नहीं डालना चाहते, अपने को तो बिल्कुल नहीं डालना चाहते, मगर PTI को भी नहीं डालना चाहते कि नतीजे में कोई मसाइल पैदा हों।
हमारा वर्कर आप अपने जहन में लाइए कि हमारा वर्कर कैसा होता है, फिर पीटीआई का वर्कर लाइए, फिर आप देखिए सेपरेटली भी हो सकता है कामरान साहब, सेपरेटली भी हो सकता है, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि सेपरेट का भी सिर्फ मदारस रजिस्ट्रेशन बिल की हद तक एहतजाज का मामला है JUI का, उसके अलावा जो दीगर बाकी एतराज़ात हैं या शिकायतें हैं उन पर नहीं है। आई गॉट द आंसर, थैंक यू वेरी मच सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने कीमती वक्त दिया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, साथ हैं हमारे। वेलकम बैक जी। बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा हो गया शाम में, और उसके बाद तहरीर शाम ने वहाँ पर कह लीजिए कि स्ट्रेटिजिक जो पॉइंट्स हैं, ख़ासतौर पर डमस्कस हो गया जो उनका सदर मकाम है, उस पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन उसके अलावा और बहुत से स्ट्रेटिजिक पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिन पर एक उनके हिमायती तुर्की का कब्जा है एक जगह पर, और एक बहुत ही स्ट्रेटिजिक लोकेशन पर इजराइल कब्जा करके बैठा हुआ है। और फिर सबसे अहम सवाल शाम में इस वक्त ये है ओवरऑल जो कि मिडल ईस्ट में स्पिल आउट कर सकता है, वो शाम का सवाल ये कि जो बहुत सारे मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे मिला के 50 के करीब बन जाते हैं, ये क्या यूनाइटेड हो सकेंगे? यूनाइटेड होकर ये अपने जो कब्जे हो चुके हैं इनको वागुजार करा पाएंगे कि नहीं? लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि ये खुद यूनाइटेड हो सकते हैं कि नहीं। हमारे साथ खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मौजूद हैं, साबिक वजीर खारिजा रहे। थैंक यू वेरी मच सर आपके वक्त का। ये सवाल सर आपके सामने है। बड़े बड़े ग्रुप्स तो अगर हम बात करें वो 10 के करीब हैं, लेकिन ये छोटे मोटे मिला के काफ़ी सारे हैं। कुर्दिश जो हैं वो बिल्कुल अलग है उनमें से, वो ना इनके खिलाफ है ना हक में, लेकिन वो ऑटोनॉमी मांगते हैं। तो आपको फ्यूचर ओवरऑल अगर मोटी मोटी पिक्चर पेंट की जाए तो क्या नज़र आ रहा है सीरिया का सर? इसमें तो एक ही वे आउट है कि जो बड़ी ताकतें हैं उस इलाके में और जो रेलेवेंट हैं, रूस और ईरान के अलावा, क्योंकि उनको बुलाया नहीं गया। जो रीसेंट कॉन्फ्रेंस हुई है, जो उर्दून में हुई है कॉन्फ्रेंस, उसमें तमाम बुलाए गए थे। जो मेन मुल्क है सऊदी अरब, उर्दून तो खैर होस्ट था, कतर, मिस्र, सब बुलाए गए थे। इराक, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स थे। इसी तरह अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, UAE के, यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ थे, और बहुत से नुमाइंदे आए हुए थे वहाँ। और उसमें जिस चीज़ पे बातचीत हो रही थी वो यही थी कि अगर बैनुल-अक़वामी बरादरी, और वो में बैनुल-अक़वामी बरादरी तो एक इतना बदनाम ज़माना लफ्ज़ बन गया है क्योंकि उसका मतलब भी कुछ नहीं समझ आता। अगर UN के कॉन्सेप्ट में बात करें तो वीटो आ जाता है। लेकिन ये लोग जो इकट्ठे हुए थे जिनका मैंने जिक्र किया है, इन्होंने इस चीज़ पे लग रहा है कि एग्रीमेंट ज़ाहिर किया है कि भाई अगर ये अपने अंदर एक प्लूरलिस्टिक हुकूमत, यानी कि मेकिंग इट ईजी, अगर माइनॉरिटीज़ के राइट प्रोटेक्ट करने में एग्रीमेंट हो जाए और फिर ये जो बाकी लोग हैं इनको शामिल किया जा सकता है, तो मेरा ख्याल है, क्योंकि उसमें तुर्की भी मौजूद था, ये जो मीटिंग थी, और तुर्की के बयानात बहुत से आए हैं इससे पहले भी। ये ठीक है कि इस वक्त बहुत कॉन्फ्लिक्ट इसमें है कि अमेरिका कुर्दों को बैक कर रहा है, और वो कुर्द जो हैं वो तुर्की के बॉर्डर पे हैं, और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को तुर्की समझता है उसके तुर्की की नेशनल इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ हैं, और उनको जो ये पार्टी है इसको समझता है उनकी एक शाख है। एनीवे उनके बहुत से जो ग्रुप्स जो तुर्की के बैक्ड हैं, उन्होंने सीरियन नेशनल लिबरेशन आर्मी, जो भी उसका नाम दिया है, उन्होंने बहुत से ऐसे इलाके जिसमें कुर्दों ने कब्ज़ा किया हुआ था, मंजीब वगैरह से उनको बाहर निकाल दिया है। अहमियत यह है कि इस इलाके में शाम के बहुत से ऑयल वेल्स हैं जो कि अमेरिका इस्तेमाल करता है उनकी दौलत अपने फौजियों को जो वहाँ रखा हुआ है उसके लिए। तो अब अगर बैनुल-अक़वामी बरादरी छोड़े ये कि जो अंदरूनी क्या बात होगी, अंदरूनी तो यह है कि जो सबसे डोमिनेंट ग्रुप है वो इस वक्त हयात तहरीर अल शाम, जो कि पहले ऑफ कोर्स जब वो मेंबर्स थे अल-कायदा के समझे जाते थे, तो उनका बहुत नाम आता था अखबारों में, ये हुज्जत अल नुसरा जो भी उनका नाम था। और उस वक्त जो उनके लीडर हैं वो मोहम्मद अल शौलानी के नाम से, जौलानी, और जौलान वो इलाका है जिसको जो अंग्रेज़ी में गोलान कहा जाता है, जिस पे इजराइल ने कब्ज़ा किया है, जो हम बात कर रहे थे। वो खुद एक इंडिकेशन थी कि ये साहब इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इजराइल के ऑक्यूपेशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इन्होंने तो नाम में भी कर लिया था, शायद
ओरिजिनली इनका फैमिली भी वहीं से आता है। अब सवाल ये है कि इन्होंने पिछले 7-8 साल में अपने आप को रिफॉर्म किया है। शायद इन्होंने इराक का हशर देखा है, पर उसके अलावा इन्होंने अभी अभी देखा है कि जो यहाँ हशर हो गया है फ़लस्तीन के इलाके में हमास का, गाजा में, मैं कसूरी साहब अगर रिकंस्ट्रक्शन है शाम की, और शाम की रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होगी विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द मेन एक्टर्स इन द एरिया। बिल्कुल, ये जो आपने फरमाया कि इजराइल एक और बड़ी वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है जहां पे वो कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम टर्की जिसकी हिमायत भी रही है इधर शाम में, इनको तहरीर शाम वालों को भी, वो जो एक एरिया पे कब्जा करके बैठे हैं और वो समझते हैं कि हमारा बफर जोन है कुर्दों के हवाले से। अगर टर्की वापस नहीं करेगा शाम को वो एरिया, तो इजराइल तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। वो कहेगा पहले अपने बरादर मुस्लिम मुल्क से तो जाके वागुजार करा के हैं, उसके बाद हम ये करेंगे। और फिर अमरीकी ऑयल फील्ड, अमरीकियों ने जो नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि मसला खाली करने का है। उनका जो टर्की का मसला कुछ और है। हमें तो समझना चाहिए, हमारे यहाँ 3.5-4 मिलियन अफगान थे, कई साल रहे। जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, हमारे लिए मेजर इशू था, और अभी भी मेरा ख्याल है जो उनके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स उन्होंने हालांकि पाकिस्तान के ले लिए, 2-3 मिलियन होंगे, पता ही नहीं उनका लग रहा है कितने हैं। ऑफिशियली भी काफ़ी ज़्यादा है। तो तुर्की का सबसे बड़ा मसला है कि 3.5 मिलियन शामी वहाँ सेटल्ड हैं। इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ बफर जोन, वो चाहता ही वापस जाएं, इसमें कौन सी हैरानी की बात है। और वो खुद बाहर वापस जाना चाहते हैं। उर्दुन में जो बेस्ड है वो भी वापस जाना चाहते हैं, लबनान में जो बेस्ड है वो भी वापस जाना चाहते हैं, और जो तुर्की में बेस्ड है वो भी वापस जाना चाहते हैं। उसकी वजह है कि रेफ्यूजीज को अपनी मर्जी से, खुशी से नहीं बनते, निकाले गए हैं। और तो और अमेरिका और यूरोप में जो शामी हैं, जिस तरह वो खुशी मना रहे हैं, उससे लग रहा है कि अगर स्टेबिलिटी शाम में आई और शाम की जो डायस्पोरा है ओवरसीज, वो बहुत कामयाब लोग हैं, वो अपनी स्किल्स भी लाएंगे और अपना कैपिटल भी लाएंगे। तो असली बात यह है, क्या इस इलाके में अमन होगा या नहीं। कैपिटल आपका लोकल हो या फॉरेन हो, वहां वहीं जाता है, और डेवलपमेंट भी वहीं होती है जहां अमन हो, जहां लोग लड़ते मरते रहे, वहाँ कोई कैपिटल नहीं जाता, अपने लोग भी बाहर भाग जाते हैं। खुर्शीद कसूरी साहब, कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पहले फ़लस्तीन, लेबनान, अब शाम, इसराइल की जो मशरक़ मुस्तक़ा पर गिरफ्त है वो कुछ ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। आप नहीं समझते हजूर कि इसराइल का ये ग्रेटर जो ख्वाब है ये कहीं खुदा ना खास्ता पूरा होने जा रहा है? किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इज़राइल का जो ख्वाब, तो आपने सही कहा, बड़ी देर से है, ये कोई नई बात नहीं है। उनके अंदर जो ज़ायनिस्ट हैं वो तो उनमें से कई ऐसे पागल हैं, वो समझते हैं दमिश्क भी जो है ग्रेटर इज़राइल के हिस्से में आता है। लेकिन ये उनका समझना और बात है, इस इलाके के हालात और हैं। आपने जो निशानदेही की है वो ठीक है, और उसमें जो स्ट्रीट का सेंटिमेंट है जो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो मैं भी समझता हूँ, चाहे वो काहिरा की स्ट्रीट हो, लाहौर की हो, कराची की हो, या दमिश्क की, या कहीं भी इस्लामी मुल्क में, आप सऊदी अरब में चले जाए, कहीं एक होती है गवर्नमेंट, एक होती है स्ट्रीट सेंटिमेंट एक होता है। लेकिन बदनसीबी से देखा गया है कि फैसले करती हैं हुकूमतों के होते हैं वाइटल नेशनल इंटरेस्ट, वो अपने कौमी मफाद में करती हैं, को रेफरेंडम नहीं कराया करती कि क्या चीज़ अच्छी है या बुरी है। इस वक्त जो बेसिकली टर्की का जो अपना इंटरेस्ट है, एक तो कि रेफ्यूजीज बाहर जाएं, नंबर 2 वो नहीं चाहता कि कुर्दिस्तान वाले उनके बॉर्डर के ऊपर आ जाएं, आपको पसंद हो या ना हो। अब आपकी बात यहाँ तक तो ठीक है कि अगर ये कमज़ोरी ना होती मुसलमानों में खुद इस इलाके में, तो इजराइल की ये मजाल नहीं थी कि वो ये कर सकता। लेकिन एक्चुअल फैक्ट है कि एक यूरोपियन पावर को आके सेटल कर दिया गया है बैकवर्ड बदुओं में। ये तो अब बेचारों ने को डेवलपमेंट की, और जब मिस्र ने ये हिम्मत दिखाई कि उन पे हमला किया, और अक्टूबर 1973 में, और लग रहा था कि मिस्र कामयाब होगा, तो अमेरिका ने अनएंडिंग सपोर्ट की। तो असल में जो रियल प्रॉब्लम है वो कुछ और है।
और उससे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अमेरिका में इजराइल का इशू फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है। सबसे बड़ी बदनसीबी ये है, चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो डेमोक्रेटिक पार्टी हो, उसकी जो लीडरशिप, हाँ नई जनरेशन जो है अब डेमोक्रेट्स से जो एसोसिएट करती है, मुझे खुशी है कि उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया, बल्कि यहूदियों की नई नस्ल ने भी अमेरिका में प्रोटेस्ट किया है कि हम नहीं सपोर्ट करते जो इजराइल कर रहा है। मेरा कहना यह है कि जो मसला बन गया है वो ये कि अमेरिका में इतनी ज़्यादा सपोर्ट है कि जो लीडरशिप है रिपब्लिकन पार्टी की या डेमोक्रेटिक पार्टी की, वो तो उनको मौत ऐसे सामने आने लगती है कि अगर उनको इजरायली लॉबी की सपोर्ट ना रहे, बल्कि अगर इजरायली लॉबी ये फैसला कर ले कि किसी कांग्रेसमैन या सेनेटर को हराना है तो बहुत हद तक वो कामयाब हो जाते हैं। तो असली मसला वो अमेरिका में है। यस, आई एग्री विद यू, लोकली भी है। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल इशू है। लेकिन मेरा जो अपनी ज़ाती राय है कि अमेरिका ये नहीं चाहेगा। अब ठीक है, जो उन्होंने अचीव करना था और उन्होंने इलेक्शन जीत लिया है, ट्रंप नहीं है, मेरी कम से कम ख्वाहिश है, हो सकता है मेरी ख्वाहिश को ज़रूरी नहीं कि वो पूरी हो जाए। मेरी ख्वाहिश ये है कि अब ये ट्रंप समझें कि अब उनको इजरायली लॉबी को प्लीज़ करने का कुछ नहीं फ़ायदा। पहले जो वो कर रहे थे, इजरायली लॉबी के अलावा टर्म लड़नी थी, अब उनकी टर्म खत्म हो गई है, अब वो अगली दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन उम्मीद ये करनी चाहिए कि इवन हैंडेड होंगे। और इस हद तक मैं अर्ज क्या कर रहा था, पूछना आपसे चाह रहा था, अमेरिका में जो इवेंजेलिकल्स हैं जो चाहते हैं कि एक ग्रेटर इजराइल हो और एक आर्मागेडन हो, और वो कुल वोटर काउंट का 34% है और वो सफेद फार्म है, वो डेमोक्रेट्स को भी वोट करते हैं, वो रिपब्लिकन्स को भी वोट करते हैं। इजरायली लॉबी अपनी जगह पे, वोटर का भी एक प्रेशर जो कि कैथोलिक है, ये कैथोलिक जायनिज्म की भी एक फॉर्म है अमेरिका के अंदर, जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट्स को, सक्सेसिव रिजीम्स को ये पॉलिसीज इजराइल की फेवर में लेना पड़ती हैं। तो मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वजह से नहीं, मैं तो जो कह रहा था वो तो यही तो कह रहा था कि जो इजरायली लॉबी है वो सिर्फ यहूदियों पे तो नहीं, यहूदी तो बड़े कम है वहाँ जी, वहाँ तो एवेंजेलिकल्स हैं। एवेंजेलिकल्स जो हैं, क्रिश्चियन एवेंजेलिकल्स, ये वही हैं। मैं आजकल को हिस्ट्री पे 19th सेंचुरी इंडिया भी देख रहा था कि एवेंजेलिकल्स ने आके हिंदुस्तान में भी अंग्रेज़ों के और शुरू में हिंदुस्तानियों के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। एवेंजेलिकल्स का एक अपना नुक्ता नज़र है और वो ज़्यादातर रिपब्लिकन्स को वोट करते हैं, डेमोक्रेट्स को कोई ज़रूर देते हैं, लेकिन एवेंजेलिकल्स बुनियादी तौर पर वोट करते हैं उनको। ये ठीक है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। एक नई जनरेशन और जो अब के जो इजराइल ने जुल्म किया है उसका एक असर ये हुआ है कि जो वो ये कहता था ना, हम हिटलर ने हॉलोकॉस्ट किया, हमें मार दिया, अब वो जो उसकी मॉरल वर्थ है वो ज़ीरो हो गई है। वो जो दुनिया को बताया करता था, कम से कम यूरोपियंस की नई जनरेशन अब इसको बिलीव नहीं करती। लेकिन जो हम मसला शाम का देख रहे हैं, शाम में ये है कि उनकी तो कम से कम इसी में निजात है कि वो आपस में बैठ के फैसला करें। और ये मुझे खुशी है कि इन्होंने इराक से ये सीखा है कि जी अगर तो आप टोटली पुरानी रजीम को ख़त्म कर दें। इन्होंने भी कहा है कि हम उन फौजियों को अलहदा करेंगे जिन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की हैं। तो फौज का तो इन्होंने किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस, बल्कि फौज नहीं कहा इन्होंने, सिक्योरिटी फोर्सेस का है। लेकिन जो फॉरेन सर्विस है, सिविल सर्विस है, वो सारे काम कर रही है। तो कुछ ना कुछ फिर ट्रांजिशन इनकी ऑर्डरली हुई है। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने बैठ के ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की बात की है, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बन चुकी है। ये ठीक है कि वो ज्यादा तक HTS या हयात इंतहाई काबिल एहतराम खुर्शीद कसूरी साहब, मैं रशिया के बारे में आपसे कुछ जानना चाहता हूं कि यूक्रेन की बात कर लें, वहां के फिर बशारुल असद की बात कर लें, वो भी रशिया में, ये तमाम सरबराहे मुमलिकत जो हैं ये रशिया में पनाह ले रहे हैं। ये कोई तूफान का पेश खेमा है? आप रशिया को किस नजर से देख रहे हैं? रशिया की जी ये पोजीशन है कि मैं समझता हूं अमेरिका ने ये जो यूरोप में कुछ बड़े हार्ड लाइनर्स हैं उनको इसी गलत फहमी का शिकार है। वो सिर्फ एक एंगल से देखते हैं, वो ये कहते हैं कि जी रूस ने क्यों यूक्रेन को इन्वेड किया, और वो कहते हैं दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार बॉर्डर सॉवरेन मुल्क के वायलेट हुए हैं। एक हद तक ठीक है, लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि जब सोवियत यूनियन का इन्हदाम हुआ था और उनकी जो वार्सा पैक्ट थी उन्होंने उसको भी ख़त्म कर दिया था, तो नेटो का अव्वल तो जवाब कुछ नहीं था, लेकिन ना सिर्फ नेटो कायम और दायम रहा, उसको मजबूत किया गया
और ये फैसला किया गया कि जो फॉर्मर सोवियत यूनियन की रियासतें हैं, उनको लाटविया, एस्टोनिया ये वगैरह, इनको वहाँ मेंबर बनाया जाएगा। एफर्ट्स की जा रही थी कि जॉर्जिया को भी बनाया जाए। अगर आप ये अब करेंगे कि बॉर्डर्स पे उनके ले जाएंगे नेटो को, एक तो आपने नेटो को रखा, तो एक ही वे आउट है कि सोवियत यूनियन को ख़त्म होकर रूस हो गया, उनके बॉर्डर पे अगर नेटो जाएगा तो फिर मुझे ख़तरा ज़रूर है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ट्रंप लाइकलीहुड ये है कि पॉलिसी में तब्दीली लाएंगे और रूस और के साथ जो उनकी ये यूक्रेन की जो सेटलमेंट कराएंगे, मुझे लग रहा है उसमें जहाँ रूस की फ़ौजें बैठी हैं वो ज़्यादातर वो इलाका है जो रशियन स्पीकिंग है, जो प्रो रशिया है, वो शायद उस पर किसी किस्म का कब्जा होगा या रूस का, या ऐसी सेटलमेंट होगी जैसे कि पहले मिन्स्क एग्रीमेंट्स थे कि उसके ऊपर एक ये था जैसे कि रूस का भी अमल दखल होगा, यूक्रेन का वो हिस्सा होगा, ये सारा हो सकता था। लेकिन जो हार्ड लाइन एलिमेंट है अमेरिका में वो नहीं माने। लेकिन अमेरिका में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये होना चाहिए, और हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप आके इस मसले को हल करने में कुछ मददगार साबित हो। मेरा आपसे आखिरी सवाल है काबिल एहतराम कसूरी साहब, आपने पिछली गवर्नमेंट पीटीआई की भी देखी है, आपने मौजूदा गवर्नमेंट भी देख रहे हैं, आप एक कामयाब वजीर खारजा के तौर पर रहे हैं, जरा कंपैरिजन करें, पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, मिडल में है, या फिर नीचे जा रहा है? देखिए, इसका जवाब ऐसा है, हर मदना हर चीज़ हमेशा सियासत सामने रखता है, हमें यही हमारी तबाही है। मसला यह है कि हमने फॉरेन पॉलिसी तो उधर गई, किसी ने प्राइम मिनिस्टर बरतानिया के थे जो लॉर्ड जॉर्ज 4 दफ़ा, और इसी किस्म की चीज़ विंस्टन चर्चिल ने मुख्तलिफ अल्फाज में कही थी, और वो ये एक था कि जी कोई कामयाब फॉरेन पॉलिसी नहीं हो सकती जब तक आपके अंदर अंदरूनी इस्तेहकाम ना हो, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो। अगर आप मोहताज हो जाएं, ये हमारा, या भूलिए ना 24वां IMF का प्रोग्राम है, इसमें कोई पार्टी ये बजाय कि जी फलाने ने ये कर दिया, उसने ये किया, कोई पार्टी ऐसी नहीं जो ये कह के जी हमने IMF से बाहर निकलने की कोशिश की। उसके लिए पेनफुल डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो उन्होंने नहीं लिए। तो अगर आप इसी तरह लोगों के रहम व करम में रहेंगे तो आपकी पॉलिसीज इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती। फॉरेन पॉलिसी इन लोगों की होती है कामयाब जो बेसिकली इंडिपेंडेंट हो। अगर आप इंडिपेंडेंट स्टैंड ही नहीं ले सकते, मसलन हमारे दौर में जो हमारी इकॉनमी बेहतर थी, एक साल मुझे याद है 8.6% थी, चाइना की 9.2 थी, वी वर सेकंड टू चाइना। उस वक्त पोजीशन ये थी कि पाकिस्तान के जो इकॉनमी के सिलसिले में, और लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे N11 जो एमर्जिंग कंट्रीज हैं अगली, उनमें 10-11 में तुर्की, मैक्सिको से पाकिस्तान का नाम आएगा। तो अगर आपकी उस वक्त इकॉनमी अच्छी थी तो आपकी दुनिया इज्जत करती थी, जो कि, और मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर, हम सब शामिल हैं, जितने पाकिस्तानी हुकूमतों में आए हैं सब शामिल हैं, कि आपने नई कोशिश की एक इंडिपेंडेंट। आफ्टर ऑल बांग्लादेश इसी इलाके के हैं ना, वो बांग्लादेश गया है IMF में अब के कुछ सालों के बाद, लेकिन हमें तो एक आदत ही पड़ गई है। तो हमारे मसाइल और हमारे यहाँ पे ये नहीं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स डीरेल भी बहुत दफा होती रही है। एक छोटा सा आखिरी सवाल अमेरिका के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी हमारी, अब जैसे फॉरेन पॉलिसी ये शहजाद भट्ट साहब बात कर रहे थे, वहाँ से क्या मामला बनेंगे? वी आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट चूज की है, जो सेक्रेटरी स्टेट है वहाँ पे मार्को रूबियो है, उसके अलावा डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, जिनके नीचे 16 इंटेलिजेंस एजेंसीज है अमेरिका की, ये दोनों सबसे ज्यादा अमेरिका की तरफ से असरअंदाज पाकिस्तान पे होते हैं। अच्छा, वो दोनों हार्ड लाइनर है और वो खुल के पाकिस्तान के मुखालिफ है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि इंडिया के अंदर अगर कोई थ्रेट भी आई तो पाकिस्तान के ऊपर हम सैंक्शंस लगवा देंगे, और ओपनली अभी तक उनके ट्विटर एक्स हैंडल्स देख लें, अभी तक वो उनकी वो स्टेटमेंट्स वहां पे बरकरार हैं। तो क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान एक स्टिफ रिलेशनशिप देख रहे हैं आगे फ्यूचर में? जी मेरा एक ही इसमें जवाब है, अगर हमारे मुल्क में इस्तेहकाम होगा, अगर हमारी इकोनॉमी सही चलेगी, तो अमेरिका सर पे भी खड़ा हो जाए तो कुछ भी नहीं कर सकेगा। क्यों कि आप दुनिया की 5वीं बड़ी मुल्क है, आपकी 5वीं बड़ी फौज है, आप दुनिया के वाहिद इस्लामी मुल्क हैं जिसकी न्यूक्लियर पावर है,
लेकिन अगर आप अपने आप को इसी तरह लोगों पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाएंगे, आप क्या सियासत, माफ करिए, कोई डेमोक्रेटिक नहीं है, कोई ये नहीं है। और डेमोक्रेसीज में होता है दुश्मनी नहीं होती, हमारे सियासतदान दुश्मन है, वो मुखालिफ नहीं है, कोई ऑपोजिशन नहीं है, या दुश्मन है आपस में खड़े हुए कि ये आएगा तो मैं इसको जेल में भेजूंगा। उम्मीद ये करनी चाहिए कि शायद जो कौमें सीखती हैं, हम जिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं हम कुछ सीखेंगे। जब तक हमारे सियासतदानों में ये हिम्मत और ये दिल गुर्दा नहीं होगा कि वो ऑपोजिशन में गवर्नमेंट में हो तो ऑपोजिशन को दुश्मन ना समझे। लेकिन ये सारी पार्टियों ने ये किया है अंदर से ही कि जब वो इक़्तिदार में आती हैं तो सारे को जेलों में भेज देती हैं और फिर वही काम करती हैं जब दूसरों पे क्रिटिसाइज कर रही थी। मल्टीप्लाई बाय 2 करके कर देती हैं। कम से कम ये उम्मीद है। मेरे पास एक्चुअली सर वक्त की कमी है। सो वेरी मच फॉर योर टाइम। बात हम शाम की कर रहे थे, वहां से होती वो पाकिस्तान आ गई, मशरिक़ वस्ता की भी बात की। असल बात वहीं पे आके तान टूटती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम होगा तो आगे मामलात बेहतर होंगे, यानी कि उसकी वजह से मुआशी इस्तेहकाम आएगा और उसी की वजह से आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी बन सकती है। खैर, प्रोग्राम आपने देखा, बहुत शुक्रिया।